आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-57 वर्सेस F-35 के बारे में। जब से रक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी ने ये बयान दिया है कि भारत इस समय एक्टिवली कंसीडर कर रहा है फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को लेकर के, तो उसके बाद से लोगों के सामने एक और डिबेट आ गई है, और वो डिबेट वही पुरानी कि F-35 वर्सेस SU-57 में इंडियन एयरफोर्स की फाइनल कॉल क्या होगी। इस पर तमाम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ने अपने जो वक्तव्य हैं वो जारी करने शुरू कर दिए हैं, और ये डिबेट तब ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है जब कल एक जैगुआर क्रैश होता है और सवाल उठता है भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर कि आखिरकार हम दशकों पुराने एयरक्राफ्ट से पीछा कब छुटा पाएंगे, कब हमारी वायुसेना के पायलट्स को नए फाइटर जेट रिसीव होंगे ताकि जो कॉम्बैट रिस्क है उसको कम किया जा सके। तो इसके दौरान अब यहाँ पर जो डिबेट है वो SU-57 वर्सेस F-35 तक पहुँच गई है। इस वीडियो में हम आपको SU-57 और F-35 के प्रोज और कॉन्स के बारे में बताएंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा एयरक्राफ्ट ज़्यादा यहाँ पर सेंस बना रहा है और क्यों हमें उसको कंसीडर करना चाहिए। शुरुआत करते हैं SU-57 फैलन से। SU-57 फैलन इस समय रशियन एयरफोर्स की फ्लीट का, हम अगर गलत नहीं है तो, सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है, और एक के बाद एक जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इसमें इंट्रोड्यूस की जा रही है। फिर चाहे वो हाइपरसोनिक वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी हो या फिर लॉयल विंग मैन को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी हो। वहीं F-35 जो है वो ऑलरेडी एक प्रूवन एयरक्राफ्ट है और दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर में इसकी गिनती होती है। SU-57 के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो SU-57 का ई वेरिएंट भारत को ऑफर किया गया है, जो कि एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये बेसिकली था तो एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर, लेकिन अब इसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। और क्योंकि यह रशियन ओरिजिन का है और रशिया ने इसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऑफर किया है, तो इसको नज़रअंदाज करना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो पहला इसका प्रो है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जी हाँ, पहला इसका बेनिफिट होगा कॉस्ट का। रिपोर्ट ये इंगित करती है कि इसकी कॉस्ट जो है वो 40 से लेकर $50 मिलियन पर यूनिट की पड़ने वाली है। और अगर आप इसको F-35A की कॉस्ट से कंपेयर करें जो कि 80 से लेकर $100 मिलियन की होती है, तो यहाँ पर ये भारत की जेब में थोड़ा हल्का पड़ेगा। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये लोअर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ भी आता है, तो ये भारत के लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है, और भारतीय वायुसेना अगर चाहे तो इनको बड़े संख्या में खरीद भी सकती है। दूसरा फायदा ये होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन का। रशिया ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये एयरक्राफ्ट विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड भारत में बनाए जाएंगे, और आने वाले भविष्य में इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसआर रडार और अस्त्र मिसाइल जैसे मिसाइल का इंटीग्रेशन भी होगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात होगी। उसके अलावा हम कंपैटिबिलिटी की बात करें एग्जिस्टिंग फ्लीट के साथ, तो यहाँ पर एक क्लियर एडवांटेज है। भारत ऑलरेडी 250 के आसपास सुखोई 30 MKI जेट्स को ऑपरेट करता है, जो कि सेम लॉजिस्टिकल और मेंटेनेंस एनर्जीज को शेयर करते हैं SU-57 के साथ। और रशिया ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि अराउंड 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपैटिबल है SU-57 के लिए। सिर्फ उसको 30% तक ही जो अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस हैं वो करने पड़ेंगे, उसके बाद गुड टू गो है सब कुछ। यानी कि कंपैटिबिलिटी की जब बात होती है, इंटीग्रेशन की बात होती है, ट्रेनिंग की बात होती है, तो यहाँ पर SU-57 क्लियर एडवांटेज लेकर आता है। और F-35 के केस में अगर हम बात करें तो F-35 के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत ने कभी भी अमेरिकन फाइटर जेट्स को ऑपरेट किया ही नहीं है। इसके अलावा एक और जो प्रोज है वो है सुपीरियर मनोवरेबिलिटी और रेंज का। SU-57E में फिलहाल तो हमें ट्विन सैटर्न AL-41F1 इंजन देखने को मिलते हैं, और आने वाले भविष्य में इन्हें AL-51 का अपग्रेड भी मिलने वाला है। खैर, AL-41 की अगर हम बात करें तो ये मार्क 2 की टॉप स्पीड तक जा सकते हैं, और इनकी कॉम्बैट रेंज अप्रॉक्सीमेटली 3500 किलोमीटर की है। ये थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है जो कि एक्सेप्शनल मनोवरेबिलिटी ऑफर करते हैं, और एरियल डॉग फाइट के लिए इन्हें काफ़ी सुपीरियर माना जाता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो रशिया भारत का दशकों पुराना एलाई है, और रशिया ने कई ऐसे मौके आए हैं जब भारत की मदद करी है और खुले तौर पर भारत के साथ खड़ा भी हुआ है। फिर चाहे वो 1971 का युद्ध हो या फिर दूसरे कॉन्फ्लिक्ट हो, वहाँ पर रशिया का पूर्ण समर्थन भारत को प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा अब क्योंकि एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे, तो हमारे लिए सप्लाई चेन भी उतना बड़ा इशू नहीं रहेगा जो अभी तक हमें देखने को मिला था। हालांकि अगर अमेरिकी सैंक्शन लग भी जाता है काटसा का, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैपेबल है, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है डिस्कस करने के लिए,
लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें SU-57 की, तो इसकी लिमिटेड स्टेल्थ कैपेबिलिटी अभी भी इसको थोड़ा एक एज नहीं दे पाती है, क्योंकि इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं और रडार क्रॉस सेक्शन इसका F-35 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें जो इंजन नोज़ल्स हैं वो काफ़ी एक्सपोज्ड हैं, जिनके चलते जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर हम डेवलपमेंटल चैलेंजेस और रिलायबिलिटी की बात करें, तो SU-57 अभी रशिया में भी अपने जो डेवलपमेंटल टाइमलाइन है उनमें स्ट्रगल करता नज़र आ रहा था। हालांकि अब चीज़ें सामान्य होना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी उस स्तर तक ये नहीं पहुंच सका है जहां तक इसको होना चाहिए था। तो ये कुछ प्रोज और कॉन्स थे जो अभी हमें SU-57 में देखने को मिलने वाले थे। अब बात करते हैं F-35 के बारे में। F-35 में हम अगर स्टेल्थ की बात करें या सेंसर फ्यूजन की बात करें, तो ये फिर एक बेईमानी होगी, क्योंकि अभी इसके कंपैरिजन में कोई और एयरक्राफ्ट है ही नहीं जो इस लेवल की स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन को मैच कर सके। और ये बात आप भी सहमत होंगे कि इसमें जिस प्रकार के एडवांस सेंसर्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ करी गई हैं, जिस प्रकार के एडवांस रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। और इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसको हम डैश कहते हैं, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी EOTS भी देखने को मिल जाता है, जो कि 360 डिग्री की सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करते हैं। और ये इसको आइडियल प्लेटफॉर्म बना देते हैं एडवर्सरी के एयर स्पेस को पेनिट्रेट करने के लिए। इसका जो प्रूवन कॉम्बैट रिकॉर्ड है, ये भी इसका पक्ष लेता है। अब तक तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो F-35s हैं ये प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, और नेटो की तरफ से कई बार इनको कॉन्फ्लिक्ट जोन में यूज़ भी किया जा चुका है। और यहाँ पर जो एडवांस एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम है, ये भारत को एक कॉम्बैट एज भी दे सकते हैं, क्योंकि F-35 की जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, सेंसर फ्यूजन है, इसके बारे में तो आप सबने सुन ही रखा है कि ये कितने एडवांस है, और रीजनल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए ये भारत के लिए एक अहम हथियार हो सकते हैं। कॉन्स की बात करें, तो हाई कॉस्ट भारत के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कॉन है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यूनिट कॉस्ट 80 से लेकर $100 मिलियन की है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपग्रेड्स के बाद और इनमें जो किए गए बदलाव के बाद जो कॉस्ट आएगी वो $120 मिलियन तक पहुंच सकती है, जो कि भारत के जेब में हल्का तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। इसमें हमें सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, जबकि भारतीय वायुसेना सदैव ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करती है, ताकि सेफ फ्लाइट हो और हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में वो अच्छे से परफॉर्म भी कर सके। अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड है, अपग्रेड्स के स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, और हमें पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ेगा, ये भी एक चैलेंज है। और सबसे खास बात यह है कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं इसके साथ, जो कि भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं, और अमेरिका के दबाव में भारत को काम करना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ प्रोज और कॉन्स थे F-35 वर्सेस SU-57 के। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन भारत को बेस्ट रहेगा। देखिए, F-35 वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन SU-57 वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के लिए। तो आपके हिसाब से अगर भारतीय वायुसेना ये डिसीजन लेने वाली है, तो वो डिसीजन क्या हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।